ये हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में दो तीन क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या बताया गया था। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि कुछ इम्पोर्टेंट और है जिसका नाम और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कराया गया था, और अयस्क और खनिज क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निस्तापन और जारन में क्या अंतर है। पहले पहले तो ध्यान दीजिए, निस्तापन और जारन में कभी कभी अंतर पूछता है, और कभी कभी इसमें इसका परिभाषा पूछता है। देखिए, तो जारन और निस्तापन में कभी कभी परिभाषा पूछता है, कभी कभी अंतर पूछता है। एक बार देख लीजिए इसको, इसी कॉपी में आपको लिखा हुआ है, यदि लिखना चाहें तो यहाँ से लिख भी सकते हैं। जारन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है। निस्तापन में देखिए, इस प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। पहला अंतर पहला लाइन में है, यह वायु की उपस्थिति में होता है, यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह हो गया पहला अंतर। परिभाषा लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और अंतर लिखेंगे तो भी यही होगा। जिससे सल्फर तथा आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है, तथा धातु अयस्क जो है वो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। और देखिए लिखा हुआ है, प्रायः सल्फाइड अयस्क को इस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को हम उसके धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। जबकि निस्तापन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह विधि कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसमें आप जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निस्तापन और जारन में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे निस्तापन और जारन में निम्न दो अंतर है। निस्तापन वायु की उपस्थिति में होता है, सॉरी, जारन वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा लिखेंगे, जारन के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, जबकि निस्तापन के द्वारा प्रायः हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। क्लियर है ये। लिखना क्या है इसका आंसर, लिख लो। लिख के लाया था क्या इसको, नहीं लिखे थे, लिखो तो। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखा रहे हैं। लिखेंगे, निस्तापन तथा जारन में निम्न दो अंतर है। निस्तापन तथा जारन में निम्न दो अंतर है। एक तरफ लिख दो, इस तरफ लिख दो जारन, और इस तरफ लिख दो निस्तापन। ज्यादा लाइन मत लेना। लिखो नंबर एक, दो एगो तंत्रे है। लिखेंगे इस विधि, जारन में लिखेंगे इस विधि के द्वारा सांद्रित अयस्क को, इस विधि के द्वारा सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म कर, वायु की उपस्थिति में गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें लिखिए, इस विधि में, निस्तापन में लिखेंगे, इस विधि में
इस विधि में सांद्रित अयस्क को इस विधि में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए यही इसका परिभाषा भी है, यह भी ध्यान रहे। परिभाषा लिखिएगा तो एक आध गो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा रिएक्शन में। जैसे ZnS को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया भर्जन। और CaCO3 को गर्म सीधा कर देंगे तो क्या बना देगा, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अंतर लिखिए और ये लास्ट अंतर है। भर्जन में लिखिए, जारन में लिखिएगा या भर्जन में लिखिएगा। इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को इस विधि द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। और इसमें लिखेंगे इस विधि के द्वारा प्रायः इस विधि के द्वारा प्रायः इस विधि के द्वारा प्रायः हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड अयस्क को हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए तो निम्न पद को परिभाषित करें। निम्न पद को परिभाषित करें। निम्न पद को परिभाषित करें। उसमें ABC करके लिखिए तो निम्न पद को परिभाषित करें। A नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है पद्रावक, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, पूरा का पूरा आंसर मत लिखिएगा। पद्रावक। B नंबर धातुमल। देखो यहाँ बोर्ड पर इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। धातुमल। आप याद कीजिए स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद, सॉरी सांद्रण के बाद भी जो गंदगी रह जाता था उसको निकालने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान अतिरिक्त पदार्थ में लाते थे, उसको हम लोग पद्रावक कहते थे। और धातुमल और ये सॉरी अशुद्धि और पद्रावक मिलके एक हल्का लिक्विड का निर्माण करता था जिसको हम लोग धातुमल कहते थे। तो इसका परिभाषा तो है लिखा हुआ, कॉपी में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन लिख लेना बाद में। आगे लिखो तो आगे का जो टर्म है तो यहाँ से लिखिएगा। विद्युत अपघटनी शोधन
देखो यहाँ लिखा हुआ है वैद्युत अपघटनी शोधन। हाँ जी, तीसरा नंबर, मतलब सी नंबर। वैद्युत अपघटनी शोधन, मॉन्ड प्रक्रम, मतलब डी और ई करके एक मॉन्ड प्रक्रम और एक वन आर्केल विधि। एक है मॉन्ड प्रक्रम और एक है वन आर्केल विधि। तुम सब क्लास किए हो रेगुलर? रेगुलर क्लास किए हो? जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे वहाँ लिख देना है। इसमें कोई परिवर्तन छेड़छाड़ नहीं करना है। क्वेश्चन को आप घर पर कीजिएगा। और इसमें सुनो, इसमें क्वेश्चन में जो आता है एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब अल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन में कौन पूछ देगा कहना मुश्किल है, हम इस पर डिट्टो नहीं मारेंगे कि यही पूछेगा। लेकिन ज़्यादा चांस कॉपर और आयरन का रहता है पूछे जाने का। ठीक है, ये दो गो उस निष्कर्षण को मोटा मोटी याद कर लेना, वो जरूरी है जो कि आपको लिखा हुआ है। बाकी किसी को दिक्कत होगा कि आपको नहीं लिखा हुआ है तो आप बोलिएगा, ये पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, उसका दिक्कत नहीं होगा। या किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नंबर आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, तो हम वहाँ पर आपको लिखा हुआ भेज देंगे। क्योंकि ये याद करने वाला चीज़ है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब आइए इसका ऑब्जेक्टिव पर। तो हालांकि जो लोग वीडियो देख के कर रहे हैं वो तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, तो भेजने की क्या ज़रूरत है, काहे कि सामने अभी तुरंत तो आंसर सही तरह लिखा हुआ था यहाँ पर। इसका ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है ना आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव मिला कि नहीं रे? निकालो तो ऑब्जेक्टिव। अच्छा एक बात सुन लो, अभी इसका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये जो 4-5 क्वेश्चन दिए हो जाएगा ना तुम लोग से, उसको वहाँ से कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब बचा मात्र एक के गो चैप्टर, और वो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम ये सोच रहे हैं ना कि कल 11 बजे से सबको एक साथ बुला लिया जाए, और एक तरफ से एक क्वेश्चन समझा देंगे, और इसका जितना भी क्वेश्चन का आंसर है वो सब टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, और जो क्लास में पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो 11 से संबंधित है, वो सब तरी समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन पूछता उछता है। नहीं तो फिर रेगुलर क्लास में भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलरों में पढ़ सकते, जैसे आते हो वैसे आते रहो। तो कल होगा इसका कल से स्टार्ट हो जाएगा लास्ट चैप्टर आपका। और टेलीग्राम पर हम सारा सब्जेक्टिव भेज देंगे। सब्जेक्टिव तो पहले ही भेजा चुका है, सब्जेक्टिव भी लिखा हुआ बिल्कुल हम अपने हैंड राइटिंग में भेज देंगे। उसको याद करना है, और एक एक क्वेश्चन वो हम समझा भी देंगे दोबारा फिर से, क्योंकि दोबारा ही तो काम हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए इसमें ना दो तरह की बातें आती है, इसका एक आंसर होता है एयर, और एक आंसर लोग देते हैं मोनाजाइट। लेकिन एक बात वास्तविकता है ये कि एयर में भी जो हीलियम गया है वो मोनाजाइट के डिसोसिएशन से गया है। इसका मतलब है कि मुख्य स्रोत में कौन होगा? मोनाजाइट। एक मारते जाइए, एक का सी। आवर्त सारणी में सोडियम किस वर्ग का तत्व है? सोडियम प्रथम वर्ग का तत्व है, हेलिना करेरव से फरियाद नहीं। ग्रुप 1 ए नंबर होगा। अल्मोनियम का अयस्क कल आप पढ़े थे, ऑक्साइड। हेमेटाइट याद कीजिए आयरन का है। डोलोमाइट याद कीजिए मैग्नीशियम का है, याद है। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। इस समय आप स्टार लगाए हुए हैं कल। इस जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। लोहा का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, बी नंबर।
Fe के निष्कर्षण में कौन सा धातुमल उत्पन्न होता है? ना ना, CaSiO3 उत्पन्न होता है। हाँ, CaSiO3। आयरन पढ़िए, देखिएगा ना, लोहा का जो निष्कर्षण आप लिखे हैं ना, उसमें देखिएगा यही धातुमल निकला होगा। आयरन पायराइट को गर्म कर सल्फर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आयरन पायराइट को गर्म कर सल्फर निकालने का प्रक्रम भर्जन कहलाता है। सल्फर सल्फाइड अयस्क को आप गर्म कीजिएगा तो धातु के ऑक्साइड में बदलेगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। धरती के कोर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सुनिए इधर। धरती के कोर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व में यदि धातु पूछे ना, तब इसका आंसर होगा अल्युमिनियम। लेकिन तत्व सीधा पूछ दिया, तो तत्व तो अल्युमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन धातु नहीं है, ऑक्सीजन अधातु है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, अल्युमिनियम नहीं होगा। यदि आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, तब होगा अल्युमिनियम। तत्व पूछेगा तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना। सोना ही ना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातु क्रम में, अच्छा इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, यदि टाइम मिलेगा तो अभी जो लिखाए हैं उसको भी एक बार मोटा मोटी समझा देंगे, ठीक है? वैसे उसमें है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। निम्न में से कौन होगी गया धातु क्रम में अयस्क में संगुणित मृदा शुद्धि क्या कहलाता है? धातु क्रम में अयस्क में संगुणित मृदा शुद्धि गैंग कहलाता है। पद्रावक जो ऊपर से डालते हैं वो है गैंग, और पद्रावक मिलके जो बनाता है वो धातुमल है। अयस्क तो आप पहले से जानते हैं। प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो शुद्धि के साथ अभिक्रिया कर गलित पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है, इसी को ना पद्रावक कहा जाता है। ये स्पेलिंग गलत है, प्र नहीं होता है, पद्रावक होता है। क्या होगा लास्ट ऑप्शन डी नंबर। पहले बताइए 11 तक में कोई क्वेश्चन है जिसमें उलझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 12, एक खनिज अयस्क कहलाता है जब धातु का उत्पादन लाभकारी हो, यही है ना, सी नंबर। सल्फाइड के सांद्रण के लिए कौन प्रक्रम उपयुक्त है? सल्फाइड के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क को धोने का काम किस विधि के द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किनेवार है HgS, कल भी आप देखे थे। इस धातु के निष्कर्षण में बेसिमरीकरण का उपयोग होता है, कॉपर। कॉपर सी नंबर होगा। कार्बनिक ठोस की शुद्धता की कसौटी है मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक। यदि ऑर्गेनिक सॉलिड शुद्ध होगा तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, नहीं तो डल मेल्टिंग पॉइंट होगा। डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, जैसे 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 टेम्परेचर देते जाएंगे वैसे वैसे गलते जाएगा। लेकिन शुद्ध रहेगा तो एक बारगी गलेगा, एक बारगी वो सॉलिड में रहेगा। कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2, सेकेंड ऑप्शन। प्रगलन में किसके साथ धातु ऑक्साइड का अवकरण होता है? प्रगलन में किसके, कार्बन के साथ होता है। स्मेल्टिंग में कार्बन, इसी को ना कार्बन रिडक्शन प्रोसेस या स्मेल्टिंग कहते हैं, इसीलिए तो। इसका होगा कार्बन। डोलोमाइट खनिज में रहता है मैग्नीशियम। डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। अल्युमिनियम का अयस्क, अल्युमिनियम का अयस्क ऑक्साइड है। पहला क्वेश्चन भी यही था, सेम। साइनाइड प्रक्रम का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए होता है? सिल्वर में होता है इसका उपयोग। साइनाइड प्रक्रम का उपयोग सिल्वर के शुद्धिकरण के लिए सिल्वर के निष्कर्षण में होता है। यानी सेकंड ऑप्शन होगा। इनमें से किस धातु को इसके लवण के विलयन इनमें से किस धातु को इसके लवण के विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यह है अल्युमिनियम, क्योंकि इस सब का SRP वैल्यू निगेटिव होता है, इसका एगो पॉजिटिव होता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। सल्फाइड एस से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के साथ कौन अभिक्रिया करता है? Cu2S, 3 नंबर, और शुद्ध धातु देता है। Cu2S और Cu अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, शुद्ध कॉपर मिलता है। निम्न में से कौन कार्बोनेट है इसका है? मेलाकाइट होगा। मेलाकाइट नहीं है रे, कॉपर का कार्बोनेट, CuCO3 इसका फॉर्मूला होता है। कोई क्वेश्चन छोटा हुआ भी है? हो गया सब? आइए एक बार उस सब क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा दें, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आप सभी लोग यदि चाहें तो यहीं से फिर लिख लीजिएगा।
सबसे पहला था कौन चीज? पद्रावक ना? देखिए जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो भी आप लिखे हैं कि आप लिखे हैं ना पद्रावक धातुमल, ये सबको लिखे हैं ना कि क्या है? पहले आप उसको निकाल लीजिए और एक एक को समझिए कि उसमें क्या लिखना है। आप सबसे पहले याद करो, सबसे इस इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे कि धरती के नीचे से खनिज निकालते थे। उसमें जो लाभकारी है धातु बनाने में, उसको हम चुनते थे, उसको हम लोग एस्क कहते थे। सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है लाभकारी, इसीलिए हम सभी खनिज को एस्क नहीं कहेंगे, लेकिन सभी का सभी अयस्क जो है वो खनिज है, क्योंकि खनिज से ही ना चुन चुन के ये आता है। उसके बाद उसका शुद्धिकरण हम किए थे, याद कीजिए, शुद्धिकरण को ही ना उसका अयस्क का सांद्रण कहते हैं। याद करो, फेन उत्प्लावन विधि, वैद्युत, ये सॉरी वैद्युत बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निक्षालन, याद है ये सब? हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धो के, ये सब मेथड पढ़े थे। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह का मेटलर्जी पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यदि अलग करते हैं तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वाटर के द्वारा अलग करते हैं धातु को तो हाइड्रोमेटलर्जी, उष्मा के द्वारा अलग करते हैं तो पायरोमेटलर्जी। और पायरोमेटलर्जी में जनरली दो बात होता था, पहले धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता था, फिर धातु के ऑक्साइड को अवकृत करवा के धातु में बदला जाता था। उसी में जब आप स्मेल्टिंग पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि कितना भी साफ सफाई कर लो, कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है। उस गंदगी को निकालने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान अलग से एक पदार्थ डाला जाता है, जो अशुद्धि के साथ मिलकर एक हल्के द्रवनशील पदार्थ का निर्माण करता है, जो धातु पर तैरता रहता है। उसी को हम लोग उसको फ्लक्स नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्लैग, धातुमल। जो डाले उसको कहा जाता है फ्लक्स, पद्रावक। अयस्क में उपस्थित कुछ अगलनीय गैंग जो सांद्रण के बाद भी रह जाते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है, जिसे पद्रावक कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग को हटाने के लिए प्रगलन प्रक्रम में उपयुक्त बाह्य पदार्थ पद्रावक कहलाता है। तो आप इसको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यदि लिखेंगे तो दोनों लिख लेंगे और एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे CaO और SiO2, ये सब जनरली अशुद्धि का काम करता है। यदि CaO अशुद्धि है तो उसमें SiO2 डाल दीजिए, यदि SiO2 अशुद्धि है तो उसमें CO डाल दीजिए, क्योंकि CO और SiO2 मिलकर CaSiO3 का निर्माण करता है। पहले से मान लो CaO है तो SiO2 डालेंगे, जो डाले SiO2, ये हो गया फ्लक्स, ये पहले से उपस्थित है, ये हो गया गैंग अशुद्धि, और दोनों मिलके जो चीज़ बनाए उसी को कहते हैं स्लैग। एक एग्जाम्पल यहाँ दे देंगे, यानी ये दोनों डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल इस तरह से लिख देना है। यही है पहला का आंसर। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब देखिए धातुमल अयस्कों में उपस्थित गैंग के साथ पद्रावक संयोग कर एक द्रवनशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे धातुमल कहते हैं। इसमें भी आपको यही एग्जाम्पल लिख देना है। तो ए और बी तो यही दो लाइन का चीज था। उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आप हाँ गुलशन, खुले है? नहीं नहीं, वो 8 क्लास 8 से नीचे तक का है ना वो सब रूल। क्लास 8 तक का अनुबंध है हमारा, अब स्टूडेंट सब 11 12 का है। हाँ। तो अच्छा, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, आज बच्चा सब आता है, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, आते हैं तनी देर में वही। हाँ हाँ, ठीक। PM का आदेश है कोचिंग बंद करने का ये ठंडा में। क्लास 8 तक कंप्लीटली बोला है बंद करने, और क्लास 8 से ऊपर के बच्चे को बोला है कि आप 9 बजे के बाद पढ़ा सकते हैं, वो 3 ही बजे तक। अगला था वैद्युत अपघटनी शोधन। आप याद कीजिए कि कितना भी शुद्ध कर लीजिए, 99% 100% तक शुद्ध तो मिलता नहीं है। तो उसमें क्या होता था, शुद्धिकरण के पश्चात मान लीजिए कि शुद्ध कॉपर आपको मिला 97%, उसमें फिर भी 2-3% गंदगी रह जाती है, तो उसको 99.99% तक शुद्ध करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस पढ़े थे, वैद्युत अपघटनी शोधन। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का पतला
कैथोड बनाया जाता है। और जैसे ही इसमें करंट दीजिएगा ना, तो जो अशुद्ध धातु वाला जो धातु है ना, वो उठ के सबका सब चला जाता है किस पर, शुद्ध धातु पर। मतलब जो, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझ रहे हैं ना, बैटरी लगा दिए, 2 रॉड लगा दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो करवाते थे, तो उसमें अशुद्ध धातु का बना दीजिए ना, और शुद्ध धातु का बना दीजिए कैथोड। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, जितना भी शुद्ध अशुद्ध धातु वाला जो एटम होगा कॉपर का, वो सब उधर से उठ के सब शुद्ध धातु पर आके जमा हो जाता है, और अशुद्धि सब उसी एनोड पर रह जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युतक बैटरी शोधन। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड बनाया जाता है। वैद्युत प्रवाह करने के पश्चात अशुद्ध धातु से धातु के परमाणु धातु पर जमा हो जाते हैं, इसे वैद्युतक बैटरी शोधन कहते हैं। और इसके पश्चात 99.99% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। आगे है मॉन्ड प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे निकेल टेट्राकार्बोनिल का निर्माण होता है। इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर विघटित होकर यह शुद्ध धातु देता है। अब देखो इसमें अंतर क्या है, सो देखो, ये निकेल है अशुद्ध, मतलब 97% तक शुद्ध है। इसको कार्ब सीओ के साथ रिएक्शन करा दिया तो टेट्राकार्बोनिल निकेल का निर्माण कर दिया। अब देखो, जो अशुद्धि होगा वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, रिएक्शन कौन करेगा, निकेल। अब इसको अलग करके फिर उसको गर्म कर दिया 450 से 470 पर, तो वो टूट गया निकेल में और सीओ में, तो यहाँ पर शुद्ध शुद्ध निकेल मिलेगा। यहाँ पर 97% शुद्ध था, यहाँ पर 99.99% तक शुद्ध मिलेगा। तो ये है मॉन्ड प्रक्रम। वॉन आर्केल प्रक्रम। इस विधि का उपयोग जिरकोनियम तथा टाइटेनियम जैसे धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसमें धातु को आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, जिससे धातु का आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है। जिरकोनियम देखो अशुद्ध जिरकोनियम है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बना देगा, ZnI4। अब ध्यान रहे कि सिर्फ जिरकोनियम ZnI4 बनाएगा, इसके साथ जो अशुद्धि है वह ZnI4 का निर्माण नहीं करेगा। अब उसको अलग करके धातु आयोडाइड, मतलब इसको वैद्युत धारा द्वारा 1800 केल्विन ताप पर किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। मतलब टंगस्टन का एक तंतु ले लिया जाता है, एक तरफ प्लस जोड़ दिए, एक तरफ माइनस जोड़ दिए, और उस पर विघटन होता है। यहाँ पर ZR होगा, यहाँ गलती लिखा हुआ है, ZrI4 होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिरकोनियम जो है शुद्ध जिरकोनियम में टूट जाता है और आयोडीन गैस मुक्त हो जाती है। और इस प्रकार तंतु पर देखोगे ढेर सारा मेटल जमा हो गया, जो कि 99.99% तक शुद्ध होता है। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप यहाँ से इसके आंसर को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यदि इसमें भी दिक्कत हो तो आप कहिएगा, तो हम PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से भी आप इसको निकाल के लिख सकते हैं। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो एक्सट्रैक्शन जरूर आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिए, एक आयरन और दूसरा कॉपर। इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। इसका PDF हम भेज देंगे, पूरा जो ओरिजिनल PDF है ये टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। टेलीग्राम पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कल P ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो पहले गया हुआ है, सब्जेक्टिव जाएगा, उसको करके आना है। यदि हो सके तो लिख लीजिएगा, सब पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, पूरा लिख लेना, उसके बाद समझा देंगे यहाँ आके। क्या कि उसमें ना 9-10 पेज लिखना है, तो भर दिन लिखते रहोगे बिना मतलब का यहाँ बैठ के। यहाँ खाली समझिए, वो भी जो जो क्वेश्चन जैसे संस्पर्श प्रक्रम के द्वारा जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ये सब क्लास में समझाए हुए हैं, वही सब चीज़ फिर दोबारा तुमको लिखना पड़ेगा। यदि लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो PDF पर भी तुम काम कर सकते हो। वो जैसा आप मेहनत करना चाहें वैसा कीजिए। तो कल से लास्ट क्लास इसका स्टार्ट होगा।